दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मिस्ट्री क्लब में। हम सुन रहे हैं आर्थर कोनन डॉयल की लिखी शर्लॉक होम्स मिस्ट्री द रेड हेडेड लीग। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप सबको ये कहानियां बहुत पसंद आ रही हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इन वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कहानियों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि होम्स का पहले से मिस्टर जेबस विल्सन के असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग पर शक था और उन्होंने उसके बारे में जरूरी जानकारी इकट्ठा की। सैक्स कोबर्ग स्क्वायर की जांच पड़ताल करने के बाद होम्स ने वॉटसन को इशारा दिया कि कोई बड़ा क्राइम होने जा रहा है और उन्हें रात में मदद की जरूरत पड़ेगी। रात को शेरलॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन, इंस्पेक्टर पीटर जोन्स और मिस्टर मैरीवेदर एक बड़े राज को सुलझाने और जॉन क्ले नाम के खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए निकल पड़े हैं। आगे क्या होता है, आइए देखते हैं द रेड हेडेड लीग के आखिरी पार्ट में। मैं सालों से जॉन क्ले का पीछा कर रहा हूं लेकिन कभी आमने सामने नहीं मिला, इंस्पेक्टर जोन्स ने कहा। मुझे उम्मीद है आज रात मैं आपको उससे मिलवाऊंगा, होम्स ने कहा। मेरी भी एक दो छोटी मुलाकातें हुई है उसके साथ। चलो, 10 बज चुके हैं और हमें निकलना चाहिए। मिस्टर मैरीवेदर और इंस्पेक्टर जोन्स, आप दोनों पहले तांगे में जाइए। वॉटसन और मैं दूसरे तांगे में आपको फॉलो करेंगे। शेरलॉक होम्स ने उस लंबी राइड के दौरान ज़्यादा बात नहीं की, बस तांगे में रिलैक्स होकर बैठे रहे और दोपहर में सेंट जेम्स हॉल में सुनी हुई वायलिन की धुनों को गुनगुनाते रहे। गैस पर जलने वाली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में हमारा तांगा लंदन की गलियों के जाल से गुजरता हुआ आगे जा रहा था। फैरिंगटन स्ट्रीट पर जब हम पहुंचे तब सन्नाटा तोड़ते हुए होम्स ने कहा, वी आर ऑलमोस्ट देयर माय डियर वॉटसन। ये मिस्टर मैरीवेदर सिटी एंड सबर्बन बैंक के चेयरमैन हैं और इस मामले में पर्सनली इंटरेस्टेड है। मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर जोन्स को भी अपने साथ लेना अच्छा होगा। वैसे तो वो एक अच्छा ऑफिसर है, अपनी प्रोफेशन के हिसाब से जितना इंटेलिजेंट और शार्प होना चाहिए उतना तो नहीं है, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव क्वालिटी है। वो निहायत ही बहादुर और फिजिकली स्ट्रांग है। अगर वो किसी को दबोच ले तो उसका निकलना मुश्किल है। खैर, चलो, हम पहुंच गए हैं। हम उसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर पहुंच गए थे जहां हम सुबह आए थे। दोनों तांगे छोड़ दिए गए और मिस्टर मैरीवेदर के पीछे पीछे हम तीनों एक नैरो पैसेज से होते हुए एक साइड डोर के अंदर चले गए जिसे मिस्टर मैरीवेदर ने खोला था। साइड डोर के अंदर एक लंबा कॉरिडोर था जिसके एंड में एक लोहे का हैवी गेट था। ये गेट भी मिस्टर मैरीवेदर ने खोला और गेट के पार हम पत्थरों के स्पाइरल सीढ़ियों से नीचे चले गए। ये स्पाइरल सीढ़ी नीचे जाते हुए एक बड़े से गेट पर आकर रुक गई। मिस्टर मैरीवेदर एक लैंप जलाने के लिए रुके और फिर हमें एक अंधेरे रास्ते से और नीचे ले गए और इस तरह एक तीसरा लोहे का दरवाज़ा खोलने के बाद हमने एक विशाल तिजोरी या तहखाने में एंट्री की जिसमें बहुत सारे हैवी वुडन बॉक्सेस और क्रेट्स एक के ऊपर एक स्टैक करके रखे गए थे। आप ऊपर से काफ़ी सुरक्षित हो, चारों तरफ लैंप घुमाकर देखते हुए होम्स ने कहा। हाँ, और नीचे से भी, मिस्टर मैरीवेदर ने कहा। और ऐसा कहते हुए मिस्टर मैरीवेदर ने अपनी वॉकिंग स्टिक को तिजोरी के फर्श पर लगी पत्थरों पर जोर से टैप किया। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल खोखला लग रहा है, उन्होंने चौंक कर कहा। मिस्टर मैरीवेदर, प्लीज़ ज़रा शांत रहिए, होम्स ने डांटते हुए कहा। आपने हमारे पूरे प्लान की सक्सेस को पहले ही खतरे में डाल दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन बॉक्सेस में से एक पर बैठ जाए और हमारे काम में दखल ना दे। इस अचानक से पड़ी डांट से कंफ्यूज्ड और अपसेट होकर मिस्टर मैरीवेदर एक बॉक्स पर जाकर बैठ गए। होम्स घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और लैंप और एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ पत्थरों के बीच की दरारों को बारीकी से जांचने लगे। कुछ ही सेकंड्स में उन्हें शायद वो सब कुछ दिख गया जो देखने की उन्हें उम्मीद थी, क्योंकि वो फिर से उछल कर खड़े हो गए और अपना लेंस अपनी जेब में रख लिया। हमारे पास कम से कम 1 घंटा है, होम्स ने कहा, क्योंकि वो लोग तब तक कोई कदम नहीं उठा सकते जब तक मिस्टर जेबस विल्सन सो नहीं जाते।
फिर वो 1 मिनट भी नहीं खोएंगे, क्योंकि जितनी जल्दी वो अपना काम करेंगे उतना ही ज़्यादा वक्त उन्हें भागने में मिलेगा। वॉटसन, तुमको ऑलरेडी अंदाज़ा आ गया होगा कि हम इस वक्त लंदन के सबसे इम्पॉर्टेंट बैंक्स में से एक सिटी एंड सबर्बन बैंक के कोबर्ग ब्रांच के तहखाने में हैं। मिस्टर मैरीवेदर यहाँ के चेयरमैन हैं और वो तुम्हें बताएंगे कि लंदन के क्रिमिनल्स इस वक्त इस तहखाने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं। कारण है हमारा फ्रेंच सोना, मिस्टर मैरीवेदर ने हल्के आवाज़ में कहा। हमें कई बार चेतावनी मिली कि ये सोना चोरी करने की कोशिश की जा सकती है। आपका फ्रेंच गोल्ड? मैंने पूछा। हाँ, कुछ महीने पहले हमें अपने फंड्स बढ़ाने थे, इसलिए हमने बैंक ऑफ फ्रांस से 30,000 नेपोलियंस उधार लिए थे। ये बात शायद लीक हो गई है कि हमने अभी तक वो पैसा खोला भी नहीं है और वो अब भी इसी तहखाने में पड़ा है। जिस क्रेट पर मैं बैठा हूँ उसमें लेड फॉइल्स के लेयर्स के बीच 2,000 नेपोलियंस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बुलियन रिजर्व इस ब्रांच में आम तौर पर होने वाले रिजर्व से कहीं ज़्यादा है और डायरेक्टर्स इस बात को लेकर परेशान हैं। एंड दैट इज़ क्वाइट नेचुरल, होम्स ने कहा। चलिए प्लान बनाते हैं। मुझे लगता है कि 1 घंटे में पूरा मामला साफ हो जाएगा। तब तक मिस्टर मैरीवेदर, हमें लैंप पर स्क्रीन लगानी होगी। क्या लैंप पर स्क्रीन और अंधेरे में बैठना होगा? मिस्टर मैरीवेदर ने पूछा। जी हाँ, होम्स ने कहा। मैं वैसे प्लेइंग कार्ड साथ लाया था, सोचा था हम 4 लोग हैं तो एक छोटा सा गेम खेल लेंगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि दुश्मन की तैयारी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम थोड़ी सी भी रोशनी का रिस्क नहीं ले सकते। सबसे पहले हमें अपनी पोजीशंस चुननी होगी। वो लोग काफ़ी हिम्मत वाले हैं और अगर हमने उन्हें अपनी प्लानिंग से चौंका भी दिया तो भी हमें सावधान रहना होगा, नहीं तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं इस क्रेट के पीछे खड़ा हो जाऊंगा और आप सब लोग उन क्रेट्स के पीछे छुप जाइए। जब मैं लाइट फ्लैश करूं, तुरंत उन पर टूट पड़ना। अगर वो फायर करे वॉटसन, तो घबराना मत, बेझिझक गोली चला देना। मैंने अपना रिवॉल्वर लोड करके उस वुडन क्रेट के ऊपर रख दिया जिसके पीछे मैं छुपा था। होम्स ने अपनी लैंटर्न का स्लाइड बंद कर दिया और तहखाने में गहरा अंधेरा छा गया। ऐसा अंधेरा जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। गर्म मेटल की स्मेल से सिर्फ इतना पता चलता था कि रोशनी अभी भी लैंटर्न के अंदर मौजूद थी और किसी भी वक्त फ्लैश हो सकती थी। गहरे अंधेरे और सन्नाटे की वजह से तहखाने का माहौल और भी भयानक लगने लगा। उनके पास भागने का सिर्फ एक रास्ता है। अंधेरे में होम्स की हल्की आवाज़ आई, और वो है जेबेज विल्सन की शॉप के रास्ते वापस सैक्स कोबर्ग स्क्वायर। मुझे उम्मीद है इंस्पेक्टर जोन्स, आपने वो किया है जो मैंने आपसे करने के लिए कहा था। हाँ मिस्टर होम्स, मैंने एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स फ्रंट डोर पर तैनात किए हैं, इंस्पेक्टर जोन्स ने कहा। एक्सीलेंट, तो हमने उनके भागने का हर रास्ता बंद कर दिया है और अब हमें बस पेशेंटली इंतज़ार करना है। क्या वक्त था वो! उस अंधेरे तहखाने में हमारे शिकार का इंतज़ार करते वक्त मानो हर पल 1 साल जैसा लग रहा था। बाद में जब हमने समय मिलाकर देखा तो सिर्फ 1 घंटा और 15 मिनट हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे हमने पूरी रात इंतज़ार में गुजार दी हो और किसी भी वक्त सुबह होने वाली हो। उस अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठे बैठे मेरे हाथ पैर में दर्द होने लगा था। 1 इंच भी हिलने से डर लग रहा था। मेरे सेंसेस इतने टेंस और मेरी लिसनिंग इतनी तेज़ हो गई थी कि मैं ना सिर्फ अपने साथियों को सांस लेते हुए सुन सकता था, बल्कि मिस्टर जोन्स की हैवी और डीप ब्रीदिंग और मिस्टर मैरीवेदर की हल्की और फास्ट ब्रीदिंग में भी फ़र्क महसूस कर पा रहा था। मैं जहाँ छुपा था वहाँ से मैं वुडन केस के सामने की ज़मीन को साफ साफ देख सकता था। अचानक मेरी आंखों ने एक रोशनी की झलक देखी। शुरू में वो सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी लगी जो ज़मीन पर लगे पत्थरों के बीच चमकी। फिर वो छोटी सी रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बिना किसी आवाज़ या चेतावनी के पत्थरों के बीच से एक छेद जैसा खुलने लगा और ज़मीन से एक हाथ बाहर आया। पत्थरों के बीच से आने वाली रोशनी में वो हाथ ज़मीन पर कुछ तलाश कर रहा था। शायद वो जो भी था देख रहा था कि आसपास कोई बॉक्स या क्रेट तो नहीं रखा।
कुछ देर तक वो हाथ जमीन के बाहर निकलकर यहाँ वहाँ कुछ ढूंढता रहा। फिर वो अचानक वापस चला गया और फिर से गहरा अंधेरा छा गया। सिर्फ एक पतली सी रोशनी की लाइन रह गई जहाँ पत्थरों के बीच का वो छेद था। लेकिन उसका ये गायब होना सिर्फ कुछ पलों का था। कुछ ही देर में एक तेज आवाज के साथ एक बड़ा सा पत्थर अपनी जगह से बाहर निकल कर आया और देखते ही देखते जमीन में एक स्क्वायर होल बन गया। उस स्क्वायर होल के किनारे से एक नौजवान चेहरा बाहर आया और तेजी से चारों तरफ देखने लगा। फिर दोनों हाथों से किनारे के सहारे अपने कंधों तक और फिर अपनी कमर तक ऊपर आया और एक घुटना किनारे पर रख दिया। अगले ही पल वो फुर्तीला नौजवान पूरी तरह से होल के बाहर आ गया था और उसने झुककर अपने साथी को ऊपर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसका साथी पतला और कद में छोटा सा था और उसके बाल एकदम तेज लाल रंग के थे। ऊपर आ जाओ, सब कुछ सेफ है, नौजवान ने अपने साथी से कहा। तुम हैमर और बैग साथ लाए हो ना? ओ माय गॉड, जंप आर्ची जंप, भागो यहाँ से भागो। शेरलॉक होम्स एक झटके में बाहर कूदे और उस नौजवान को कॉलर से पकड़ लिया। इस सारी झटपटाहट में उसका साथी वापस होल में घुस गया। इंस्पेक्टर जोन्स ने उसको पकड़ने की कोशिश की पर उसका कोट फट गया और वो भाग निकला। होम्स के लैंप की रोशनी नौजवान ने पकड़े हुए रिवॉल्वर के बैरल पर पड़ी, लेकिन होम्स के वॉकिंग स्टिक का वार उसकी कलाई पर पड़ा और पिस्टल जमीन पर गिर गया। कोई फायदा नहीं जॉन क्ले, होम्स ने बड़े ही शांत आवाज में कहा। या विंसेंट स्पॉल्डिंग कहूँ? वेल, जो भी नाम हो, तुम्हारे बचने का कोई मौका नहीं है। आई कैन सी दैट, उस नौजवान ने उतने ही शांत आवाज में जवाब दिया। लेकिन आप मेरे साथी को नहीं पकड़ पाओगे। मुझे लगता है कि वो अब तक भाग गया होगा। मैं देख सकता हूं कि आपके हाथ सिर्फ उसके कोट का टुकड़ा आया है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर 3 पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, होम्स ने कहा। आई सी, तो आपने काफ़ी अच्छी तैयारी की है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, जॉन क्ले ने कहा। एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, होम्स ने कहा। आपका रेड हेडेड लीग वाला आइडिया बहुत ही इनोवेटिव और इफेक्टिव था। चलिए आपको आपके साथी से मिलाते हैं, इंस्पेक्टर जोन्स ने कहा। मेरे हाथों से तो वो निकल गया, लेकिन दरवाजे पर खड़े पुलिस ऑफिसर्स ने उसे पकड़ ही लिया होगा। अब ज़रा रुकिए, मैं आपके लिए हथकड़ियाँ ले आता हूँ। प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू कि अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश ना करें, जॉन क्ले ने कहा जब उसके हाथों में हथकड़ी डाली जा रही थी। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करता हूँ और मुझसे बात करते वक्त सर और प्लीज़ कहकर बात करें। ठीक है, अपनी हंसी रोकते हुए इंस्पेक्टर जोन्स ने कहा। प्लीज़ सर, क्या आप हमारे साथ ऊपर चलने का कष्ट करेंगे, जहां हम पूरे सम्मान और आदर के साथ आपको पुलिस स्टेशन ले जा सके? दैट इज़ बेटर, जॉन क्ले ने शांत आवाज़ में कहा और चुपचाप इंस्पेक्टर जोन्स के साथ चला गया। मिस्टर होम्स, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बैंक आपका शुक्रिया कैसे अदा करे, तहखाने से बाहर निकलते हुए मिस्टर मैरीवेदर ने कहा। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आपने एक बहुत ही डेयरिंग बैंक रॉबरी के प्लान को फेल कर दिया है और क्रिमिनल्स को रंगे हाथों पकड़ा है। मिस्टर जॉन क्ले के साथ मेरे कुछ पुराने हिसाब बाकी थे, होम्स ने कहा। इस मामले में मेरे कुछ छोटे मोटे खर्चे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि बैंक मुझे वो पैसा रीइंबर्स करे, लेकिन इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा इनाम मिल चुका है। एक अनोखे और इंजीनियस क्राइम को सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेट कर पाना अपने आप में एक इनाम है। कुछ देर बाद मैं और होम्स 221B बेकर स्ट्रीट के सिटिंग रूम में विस्की और सोडा के ग्लास हाथ में लिए साथ बैठे थे। मेरे कंफ्यूज चेहरे को देखकर होम्स मुस्कुराए और सारा मामला मुझे एक्सप्लेन करने लगे। माय डियर वॉटसन, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये बिल्कुल क्लियर था कि वो रेड हेडेड लीग का न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, एनसाइक्लोपीडिया कॉपी करने का काम, इन सब का एक ही पर्पस हो सकता था और वो था बेचारे मिस्टर जेबेज विल्सन को हर दिन कई घंटों के लिए अपने शॉप से बाहर निकालना। माना कि ये तरीका थोड़ा अजीब था, लेकिन इससे बेहतर और कोई आइडिया हो ही नहीं सकता था। मुझे लगता है रेड हेडेड लीग का आइडिया जॉन क्ले के चतुर दिमाग में उसके साथी के लाल बालों को देखकर आया होगा। उन्हें पता था कि 4 पाउंड्स पर वीक का लालच मिस्टर विल्सन को ज़रूर फंसा देगा
और जो लोग हज़ारों पाउंड्स का खेल खेल रहे थे उनके लिए ये छोटी सी रकम कुछ भी नहीं थी। उन्होंने न्यूज़पेपर में रेड हेडेड लीग के नाम की ऐड दी। वैसे तो ऐड में सभी लाल बालों वाले लोगों को अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन जाल असल में सिर्फ मिस्टर जेबेस विल्सन के लिए था। तो एक चोर ने रेड हेडेड लीग का टेम्पररी ऑफिस संभाला और दूसरे चोर ने जेबेस विल्सन को वहां अप्लाई करने के लिए उकसाया, और दोनों ने मिलकर इस तरह की अरेंजमेंट बना ली कि मिस्टर विल्सन हर सुबह अपनी शॉप से दूर रहे, कम से कम कुछ घंटों के लिए। जब मुझे ये पता चला कि मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट आधी तनख्वाह में काम करने के लिए रेडी हुआ है, तो मुझे तुरंत समझ गया कि इसके पीछे कोई मजबूत वजह होनी चाहिए। कोई भी इंसान यूं ही आधी सैलरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। पर आपको कैसे समझा कि एक्चुअल वजह क्या थी? मैंने पूछा। अगर उस घर में महिलाएं होती, लड़कियां होती, तो मैं सोचता कोई लव अफेयर है, बट दैट वाज नॉट द केस। जेबेस विल्सन का बिजनेस छोटा और सिंपल था, और घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इतनी बड़ी प्लानिंग या एक्सपेंस का कारण बन सके। तो ये ज़रूर घर के बाहर का कुछ था। मैंने असिस्टेंट के फोटोग्राफी के शौक के बारे में सोचा, और उसकी अपने रूम में कई घंटों तक गायब हो जाने की आदत के बारे में भी। बस यही थी उलझन की चाबी। फिर मैंने उस असिस्टेंट के बारे में और जानकारी इकट्ठा की, और पता चला कि ये लंदन के सबसे इंटेलिजेंट और डेंजरस क्रिमिनल्स में से एक है। वो अपने रूम में कुछ तो कर रहा था, और ऐसा कुछ जिसको महीनों तक हर दिन घंटों लगते थे। वो ऐसा क्या कर रहा होगा? मुझे और कोई रीज़न नहीं दिखाई दिया, सिवाय इसके कि वो किसी दूसरी बिल्डिंग तक सुरंग खोद रहा था। तब तक मैं इतना तो समझ गया था कि जॉन क्ले अपनी रूम में सुरंग खोदने का काम कर रहा था। उस दिन जब हम सैक्स कोबर्ग स्क्वायर गए थे, तब मैंने ज़मीन पर अपनी वॉकिंग स्टिक से टैप किया था, और तुम इस बात से हैरान भी हुए थे। लेकिन मैं ये जांच रहा था कि सुरंग शॉप के सामने है या पीछे। वो आगे नहीं था, क्योंकि टैप करने पर ज़मीन के खोखले या हॉलो होने की आवाज़ नहीं आई। यानी हो ना हो ये सुरंग पीछे की तरफ जाती होगी। फिर मैंने बेल बजाई, और जैसे मुझे उम्मीद थी, जॉन क्ले ने ही दरवाज़ा खोला। हम दोनों की पहले भी कुछ छोटी मोटी तकरारें हुई हैं, लेकिन हम कभी आमने सामने नहीं आए थे, इसलिए उसने मुझे नहीं पहचाना। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा उसके चेहरे पर ध्यान था ही नहीं, मैं उसके घुटनों को देख रहा था। तुमने शायद ये बात नोटिस नहीं की, लेकिन उसके ट्राउज़र के घुटने गंदे और घिसे हुए थे। ऐसा सिर्फ तब होता है जब कोई इंसान कई घंटों तक धूल मिट्टी में अपने घुटनों पर खड़ा रहता है। जाहिर सी बात है, ऐसा वो सुरंग खोदने के लिए ही कर रहा था। अब सिर्फ एक सवाल बचा था, वो सुरंग किस लिए बना रहा था? मेन रोड पर जाकर जब मैंने देखा कि जेबेस विल्सन के शॉप के बिल्कुल पीछे की ही गली में सिटी एंड सबर्बन बैंक का ब्रांच है, तब मुझे सारा खेल समझ में आ गया। जब तुम कॉन्सर्ट के बाद घर गए, तब मैं स्कॉटलैंड यार्ड गया और बैंक के चेयरमैन मिस्टर मैरीवेदर को मिलकर उन्हें इस सारे प्लानिंग के बारे में बताया, और मेरा अपना प्लान भी उनको बताया। दिस इज़ रियली इनक्रेडिबल, मैंने कहा। लेकिन होम्स, तुमको कैसे पता चला कि वो आज रात ही चोरी करेंगे? आई मीन, वो किसी भी रात को ट्राई कर सकते थे, फिर आज ही क्यों? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन, होम्स ने कहा। जब उन्होंने रेड हेडेड लीग का ऑफिस बंद किया, इसका मतलब था कि उन्हें अब मिस्टर जेबेस विल्सन को अपने शॉप से दूर रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इन अदर वर्ड्स, उनकी सुरंग बन चुकी थी। अब उन्हें जल्द से जल्द उसका इस्तेमाल करना था, क्योंकि किसी को सुरंग के बारे में थोड़ी सी भी भनक लग जाती तो ये सोना बैंक के तहखाने से हटा दिया जाता। सैटरडे की रात उनके लिए परफेक्ट थी, क्योंकि उसके बाद उनको ऑलमोस्ट 2 दिन का समय मिलता है भाग जाने और सोना ठिकाने लगाने के लिए। इन सारे रीजंस की वजह से आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट वो आज रात ही ट्राई करेंगे। दिस इज अमेजिंग होम्स, मैंने कहा। तुमने बिल्कुल परफेक्ट और लॉजिकल डिडक्शंस किए हैं। तुम्हारी रीजनिंग एक लंबे चेन की तरह है, और इसकी हर कड़ी एकदम परफेक्ट है। हाँ, इस इंटरेस्टिंग केस ने मुझे कुछ घंटे बोर होने से बचा लिया, होम्स ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। लेकिन अफसोस, अब मुझे फिर से वही उदासी महसूस होने लगी है। मुझे लगता है मेरा जीवन एक निरंतर कोशिश है
नॉर्मल जिंदगी के साधारण चीज़ों से बचने की। ये छोटी छोटी मुश्किलें मुझे जिंदा महसूस करवाती हैं। लेकिन मेरी नज़र में आप ऐसी मुसीबतों में फंसे हुए लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, मैंने कहा। अपने कंधे उचकाते हुए होम्स बोले, हाँ शायद इंसानियत के थोड़ा बहुत तो काम आ ही जाता हूँ। आफ्टर ऑल वो फेमस कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, मैन इज़ नथिंग बट द वर्क ही डज इज़ एवरीथिंग। इंसान तो बस एक साया है, लेकिन उसका काम अजर अमर है। क्या लगता है माय डियर वॉटसन? तो दोस्तों, ये था आर्थर कोनन डॉयल ने लिखी शेरलॉक होम्स मिस्ट्री द रेड हेडेड लीक का चौथा और आखिरी पार्ट। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनते वक्त उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे इसे सुनाते हुए आया। थैंक्स टू आर्थर कोनन डॉयल, ऐसी और कई शेरलॉक होम्स मिस्ट्रीज हैं जिन्हें हम एक एक करके इस चैनल पर सुनेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना है। हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ, चलेंगे एक नए एडवेंचर पर शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन के साथ, यही मिडनाइट मिस्ट्री क्लब पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।